अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर। जुए की लत लग जाती है जिन लोगों को, उसका ये डिसऑर्डर है। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दिया करें। गैम्बलिंग डिसऑर्डर क्या होती है कि इसमें बड़ा एक अर्ज होता है बंदे को गैम्बल करने का, और उसको ये भी पता होता है कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे उसको, वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिर भी वो कि जो जुआ खेलता है। DSM-4 में इसको गैम्बलिंग डिसऑर्डर को कहा गया इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। ये एज एन MCQ आ सकता है। जबकि DSM-5 में उसको क्या कहा गया है, इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के तौर पे इसको कंसेप्चुलाइज किया गया है। इसमें DSM-5 it is included with substance use disorder as it is now conceptualized as showing many of the same behaviors such as craving, increasing needs to engage in the behavior and negative social consequences। अब उसको क्यों किया गया है? अब इसकी वजह ये है क्योंकि इनके जो सेम बिहेवियर्स आते हैं, जैसे कि हम लोग बाकी सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़े हैं, तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से या सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर के जो भी होते हैं वैसे ही सेम जो है ना बिहेवियर इसमें भी देखा गया। तो इसलिए इसको इन्होंने डाल दिया है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में डाल दिया है, क्योंकि इनकी क्रेविंग, इनकी नीड्स टू एंगेज इन दैट बिहेवियर और नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद भी ये लोग वही काम करते हैं। आगे आ रहा है, द यूनिक फीचर्स ऑफ गैम्बलिंग डिसऑर्डर इंक्लूड बिहेवियर्स सीन व्हेन पीपल एंगेज इन चेजिंग अ बैड बेट, कि बैड बेट लगाते हैं, फिर लाइंग अबाउट हाउ मच दे हैव लॉस्ट, फिर झूठ बोलते हैं कि हमने इतना नहीं हारा, हमने तो कम हारे हैं अपने जो अपने स्पाउस वगैरह से या किसी से भी कह झूठ बोलते हैं, नहीं हम लोग नहीं इतना हारे। फाइनेंशियल बेल आउट्स एंड कमिटमेंट्स, कमिटिंग क्राइम्स टू सपोर्ट देयर गैम्बलिंग, फिर वो चोरी चकारी करते हैं कि अपनी वो जो गैम्बलिंग है, जुआबाजी, उसको सट्टेबाजी को करने के लिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है इसको, कि जो प्रॉब्लमेटिक का जो गैम्बलिंग बिहेवियर है वो क्या करता है, डिस्ट्रेस पैदा करता है, और 4 सिम्टम्स पाए जाएँ 12 मंथ 12 मंथ के पीरियड में, मतलब कि 1 साल के पीरियड में, तो हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको गैम्बलिंग डिसऑर्डर है। उनको जो है ना जुआ सट्टेबाजी करनी होती है, खेलना होता है, उनको ज़रूरत होती है पैसों की, बहुत ज़्यादा हर रोज़ उनको रोज़ पैसों की ज़रूरत होती है, इंक्रीज़ करते रहते हैं वो अपने अमाउंट ऑफ मनी को। इज़ रेस्टलेस और इरिटेबल, जब भी वो उसको छोड़ना चाहते हैं तो बड़े रेस्टलेस से होते हैं, इरिटेबल से होते हैं, और बड़े अनसक्सेसफुल एफर्ट्स भी मारते हैं कि मैं इसको छोड़ दूँ, कंट्रोल करूँ चीज़ पे, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। Is often preoccupied with gambling, have persistent thoughts of relieving past gambling experiences। जब भी उनके पास जो है ना यही थॉट, वो सोचते रहते हैं गैम्बलिंग को, जुए की जो भी कोई एक्सपीरियंस थॉट्स होते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और नए तरीके सोचते रहते हैं कि कैसे वो पैसे लें और कैसे वो गैम्बलिंग करें, जुआ खेलें। जब भी वो क्या नाम है, एनजाइटी या डिप्रेस्ड फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, तो वो जुआ खेलते हैं। और मनी जो है ना, अक्सर जो है ना पैसे गवा देते हैं गैम्बलिंग करने के बाद। ऑफन रिटर्न्स अनदर डे टू गेट इवन चेजिंग वंस लॉस, और फिर दोबारा फिर वही करते हैं कि मैं अगले दिन अपने पैसे वापस ले लूँगा, मैं फिर से जुआ खेलूँगा, मैं अपने पैसे जो मैंने खोए हैं वो मैं वापस लूँगा। लाइज टू कंसील द एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद गैम्बलिंग, और झूठ बोलते हैं फिर। हैज़ जियोपर्डाइज्ड और लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, अपना कोई भी रिलेशनशिप या जॉब वगैरह या एजुकेशन या करियर इस गैम्बलिंग के चक्कर में उसको खो देता है। रिलाइज ऑन अदर्स टू प्रोवाइड मनी, औरों पर जो है ना वो रिलाई करता है कि हमें मनी देंगे ताकि हम लोग अपने जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे जो है ना, जो भी उनके डेब्ट्स वगैरह हैं, जो भी गैम्बलिंग की वजह से उनके आए हैं, उनको वो ख़त्म कर सकें डेब्ट्स को। Gambling disorder. The gambling behavior is not better explained by manic episode. Specify क्या किया जाएगा, episodic है कि persistent है. Meeting diagnostic criteria at more than one time point when symptoms subsiding between periods of gambling disorder for at least several months, और इसमें है persistent में multiple years में। और स्पेसिफाई क्या किया जाए कि अर्ली रिमिशन है कि सस्टेन रिमिशन है। अर्ली रिमिशन में क्या 3 से 12 महीने का पीरियड होता है, और सस्टेन रिमिशन में 12 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम होता है। जो भी क्राइटेरिया होता है गैम्बलिंग डिसऑर्डर का वो पूरा होता है। नन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर गैम्बलिंग डिसऑर्डर हैव बीन मेट फॉर एटलीस्ट 3 months बट फॉर लेस देन 12 months। 3 महीने से भी वो
3 महीने या 12 महीने का दौरानिया होता है इसको, और सस्टेन रिमिशन में 12 महीने या उससे ज़्यादा का दौरानिया होता है। सब स्पेसिफाई करंट स्वेरिटी, अब वो उसकी करंट स्वेरिटी क्या है, 4 से 5 क्राइटेरिया है या मॉडरेट है, 6 से 7 क्राइटेरिया, स्वेयर 8 to 9 क्राइटेरिया। आइथोलॉजिकल फैक्टर्स अगर हम लोग देखें सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स के, तो कह रहे हैं कि मल्टीपल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इस एडिक्टिव बिहेवियर को। कुछ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होते हैं, कुछ अपने पीयर ग्रुप्स को देखा जाता है, कोई जेनेटिक्स तो नहीं था इसमें मेरा ख्याल में आई, तो जो कुछ पीयर ग्रुप्स को उन्होंने देखा होता है, किसी लोगों को आइडियलाइज़ किया होता है, या वैसे ही वो कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं पी के तो देखो, एक्सपेरिमेंट तो करो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करते करते फिर उसको जो है ना रेगुलरली यूज़ करने लग जाते हैं, फिर वो उसको बहुत हैवीली यूज़ करते हैं, इतना कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आगे आ रहा है मोर और लेस इंपॉर्टेंट एट डिफरेंट फॉलोइंग डिफरेंट फैक्टर्स मे बी मोर और लेस इंपॉर्टेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। एग्जाम्पल अर्लियर स्टेज, सस्टेनिंग स्टेज एंड रिहेबिलिटेशन स्टेज। ड्रग अवेलेबिलिटी, पीयर प्रेशर, पर्सनैलिटी और बायोलॉजी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो फैमिली होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब फैमिली उसको उसके जो बिलीव्स होते हैं, जब फैमिली बिलीफ, एटीट्यूड्स, एक्सेप्टेबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन इनिटेशन। जब अगर वो फैमिली में कोई स्मोक कर रहा होता है तो फैमिली अगर एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है हाँ मेरा बेटा स्मोक कर रहा है तो कुछ नहीं होता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो फिर भी जो है ना, ये भी बड़ी वो बात है कि वो फिर बड़ा स्मोकर बन सकता है जाकर। For example, developing a positive attitude towards smoking and beginning to experiment with tobacco are strongly related to smoking by other family members. को फैमिली में कोई और भी करते हैं, अबू करते हैं उसके फिर स्मोकिंग, तो ये बड़ा लाइकली हो सकता है कि वो आगे जाके उसका बच्चा भी वो जो है ना स्मोकर बने। पीयर ग्रुप्स, उसके जो भी पीयर ग्रुप्स हैं वो भी ड्रग के यूज़ को बड़ा इनक्रेज करते हैं। इज़ ऑल्सो मेजर इन्फ्लुएंसर, जो कि पीयर ग्रुप हैं वो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं कि वो ड्रग अब्यूज़ के लिए, जो कि रेगुलर स्मोकर होते हैं, इज मोर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू स्मोकिंग बाय पीयर्स एंड बीइंग एबल टू एक्वायर सिगरेट्स रेडिली। उनको फ़ौरन ही मिल सकता है क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स के पास, किसी के पास हो सकते हैं सिगरेट। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, जेनेटिकल कंट्रीब्यूशन टू ड्रग एंड अल्कोहल यूज। मच रिजल्ट्स हैव एड्रेस द पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन के, ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कि कुछ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है ड्रग और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स में। जो भी डेवलपमेंट है वन स्टार्टेड यूजिंग अ ड्रग, द डेवलपमेंट इनटू एडिक्शन मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इनहेरिटेड या जेनेटिक ट्रेड्स। फिर क्या होता है, ये डिले हो जाते हैं या स्पीड अप हो जाते हैं डिजीज़ प्रोग्रेशन। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, न्यूरोकेमिस्ट्री, चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड न्यूरोकेमिस्ट्री, इन दोनों में चेंजेस होते हैं। ट्रांसफॉर्म वॉलेंट्री ड्रग यूजिंग इनटू कंपल्सिव बिहेवियर, काफ़ी सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो केमिकल्स विद इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस मामले में। न्यूरो ट्रांसमीटर जो कहते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं एडिक्टिव बिहेवियर्स में। ओपियाइड, कैटेकोलामाइंस, गाबा, सेरोटोनिन, डाबा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। टू लिटिल एंडोजीनियस ओपियाइड एक्टिविटी, लो एंडोर्फिन्स और टू मच एंडोजीनियस ओपियाइड एंटोगनिस्टिक एक्टिविटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिपेंडेंस। कह रहा है ब्रेन के जो नॉर्मल एंडोजीनियस रिसेप्टर होते हैं वो एक प्लेस में होते हैं, लेकिन जब भी उसको लॉन्ग टर्म ड्रग का यूज़ करते हैं, इट नेसेसिटीज adjustment, so our brain needs an exogenous external substance to maintain homeostasis। फिर जब ड्रग का यूज़ करने लग जाते हैं तो फिर एक्सटर्नल कोई सब्सटेंस चाहिए होता है ब्रेन को ताकि वो मेंटेन करे होम्योस्टेसिस एंड टू और नॉर्मल फंक्शनिंग को कैरी आउट कर सके। रिस्क फैक्टर फॉर सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, कह रहे हैं कि ये देखा गया कि जो भी पीपल हो, किसी भी एज के हो, किसी भी कोई भी जेंडर हो, उनका कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, वो एडिक्टेड हो सकते हैं किसी भी ड्रग्स के, लेकिन जो कि प्रीवेलेंट इन लोअर सोशल इकोनॉमिक जिनका स्टेटस होता है वो ज़्यादा लाइकली होते हैं कि वो इन एडिक्शंस में पड़ जाएँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या है, सेल्फ मेडिकेशन, फैमिली हिस्ट्री। सेल्फ मेडिकेशन क्या हो सकती है इसमें कि वो अपने आप को खुद ही, जो कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं वो अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन देने लग जाते हैं खुद ही, वो अपनी पेन रिलीविंग मेडिकेशन और डिस्पेयर में जो है ना ओपियोइड्स यूज़ करते हैं। फिर
टिफमाइन इज़ यूज टू रिड्यूस डिप्रेशन, वो इनको यूज़ करते हैं। फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली उनकी इतनी इन्वॉल्व नहीं कर, उनके मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होती। डिफ़िकल्टी फैमिली सिचुएशंस, लैक ऑफ अ बॉन्ड विद फैमिली, फैमिली का कोई बॉन्ड नहीं होता, पेरेंटल सुपरविजन नहीं होती उनकी अच्छे से, तो इस वजह से भी वो एडिक्शंस में पड़ सकते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको डिप्रेशन या ADHD का शिकार होते हैं, जो कि फिर इसकी वजह से वो एडिक्ट हो जाते हैं। यूजिंग ड्रग्स कैन बिकम अ वे ऑफ कोपिंग विद पेनफुल फीलिंग्स, वो ड्रग्स इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपने पेनफुल फीलिंग्स को जो है ना इस तरह उससे लड़ सकें कि वो सुकून उनको हासिल होता है। फिर जब भी वो सिगरेट या कोई भी ऐसी हीरोइन वगैरह कुछ लेते हैं तो वो अपने डिप्रेशन से या एनजाइटी से दूर भागने के लिए करते हैं। पीयर प्रेशर क्या होता है, कोई उनके फैमिली में कोई ऐसा कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा सा होता है, वो ये ड्रग्स को यूज़ कर रहा होता है या मिस यूज़ कर रहा होता है, तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको बड़ा ना आइडियलाइज करते हैं, उनकी वजह उनको उनको बड़ा कहते हैं कि मैं इस तरह बनना चाहता हूँ, इसी तरह वो उनको देख देख के ड्रग्स ये का एडिक्ट हो सकते हैं। Using drugs at an early age can cause changes in the developing brain. तो अगर हम इसको अर्ली एज में यूज़ करने लग जाएंगे तो डेवलपिंग जो ब्रेन होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ प्रोग्रेसिंग टू ड्रग एडिक्शन, और फिर वो ड्रग एडिक्ट बड़े वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट बन सकता है, क्योंकि बचपन से ही वो उस पर एडिक्शन पे उसके ब्रेन और उसकी बॉडी उस पर लग जाती है। टेकिंग अ हाईली एडिक्टिव ड्रग, कुछ लोग होते हैं कि वो ड्रग्स को यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट फिर वो उसको क्या कहते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। दीज मेडिकेशंस इंक्लूड स्टिमुलेंट्स, कोकेन और ओपियोइड पेन किलर्स मे रिजल्ट इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ एडिक्शन। Moreover, smoking or injecting in drugs can cause the potential for addiction. टेकिंग लेस एडिक्टिव ड्रग्स, अब कुछ ड्रग्स होते हैं वो सो कॉल्ड लाइट ड्रग्स होते हैं, जो कि आपका पाथवे शुरू कर सकते हैं ड्रग यूज़ का। आपका पहले कम से यूज़ करेंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, इस तरह एडिक्शन हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।